नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 11.5 साल जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक इस कालखंड में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथियों को जो नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, उनको जेल भेजना चाहती है। अब इस बात में कोई शंका नहीं रह गई है कि सरकार की नीयत बड़ी स्पष्ट है और सरकार तय कर चुकी है कि अब समय आ गया है इनको जेल में भेजने का। सरकार के सामने वो डर भी नहीं है जो शुरू में रहा होगा कि इनको जेल भेजेंगे तो शायद सिंपैथी मिले। वैसा हुआ नहीं। अदालत में पेश हुए, सिंपैथी नहीं मिली। ईडी ने समन भेजा, पूछताछ की, सिंपैथी नहीं मिली और मामला चल रहा है, उसमें कोई सिंपैथी मिल नहीं रही है। तो सरकार जो है इस पक्ष से बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी है कि इनको अगर जेल भेजा तो कोई किसी तरह की सहानुभूति मिल सकती है। एक बात, नया घटनाक्रम ये हुआ है कि 3 अक्टूबर को, इसी साल के 3 अक्टूबर को दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक एफआईआर दर्ज की है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके बाकी 6 साथियों के खिलाफ। और इसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने सवाल ये है कि क्यों ये एफआईआर दर्ज की, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। 2 कारण हैं। एक, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक कंप्लेंट दर्ज की, उसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई और कंप्लेंट में कहा गया, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। पहले से ये केस चल रहा है। कहा गया कि फर्जी किराए, फर्जी विज्ञापन और फर्जी दान के नाम पर पैसे इकट्ठे किए गए और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये नया आरोप जुड़ा है। जो पहले से आरोप जुड़ा हुआ था कि किस तरह से जो है एजीएल पर कब्जा किया यंग इंडियन के जरिए। आपको मालूम है कि एजीएल वो कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करती थी। उसको हड़प लिया गांधी परिवार ने, एक नई कंपनी बनाकर, यंग इंडियन बनाकर। और इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से 38% शेयर सोनिया गांधी के नाम पर है और 38% राहुल गांधी, यानी 38। कुल मिलाकर 76% शेयर होल्डर जो है ये गांधी परिवार के 2 सदस्य हैं। बाकी उनके चिंटू मिंटू हैं, जो उनके साथी हैं। जो ट्रेजरर होता है वो होता है, सुमन दुबे हैं, सैम पित्रोदा हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। याद रखिए, ये पूरा जो है गैंग शामिल है इसमें। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी जैसा इतना बड़ा वकील, इतना समझदार वकील, इतना योग्य वकील कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो भाई इस अदालत में साबित कीजिएगा। 9 अप्रैल को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का इस बीच में किसी और मामले में जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी जब इस तरह का केस फाइल करती है मनी लॉन्ड्रिंग का, किसी और एक एजेंसी को एफआईआर दर्ज करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो डायरेक्शन है वो भी पूरा हो गया इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के एफआईआर से। और चार्जशीट 9 अप्रैल को मैंने बताया आपको फाइल हो चुकी है इस मामले में। अब इसकी सुनवाई शायद 16 दिसंबर को होनी है और वहाँ क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन अभी मामला ये है कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों किया। ये फैसला पहले भी कर सकती थी, जब सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन आया था तब भी कर सकती थी। तो याद रखिए कि ये मामला शुरू हुआ सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से। अदालत में उन्होंने शिकायत की कि इस तरह का घोटाला हुआ है, और इस तरह का घोटाला हुआ, उसमें उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है इनकम टैक्स का केस भी जो दर्ज कराया था कि किसी भी राजनीतिक दल को उसकी जो आमदनी है उसमें इनकम टैक्स की छूट मिलती है, लेकिन वो अपना पैसा, अपना जो उसको फंड मिलता है, दान मिलता है, चंदा मिलता है, उसको किसी को दे नहीं सकती, यानी ब्याज पर नहीं दे सकती, जो कांग्रेस पार्टी ने किया। याद रखिए, उस प्रोविज़न के हिसाब से कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है, उसका पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। अभी इस मामले में इस नई एफआईआर के बाद, और ये एफआईआर दर्ज हुई है धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों के मामले में, कि किस तरह से धोखे से पैसा कमाया गया और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और ये जो आरोप लगाए गए हैं इस नई एफआईआर में, ये नॉन बेलेबल है, यानी एक बार गिरफ्तारी हो गई तो जमानत नहीं मिलेगी।
अब वो सुप्रीम कोर्ट पर है, ज़मानत दे दे कब दे दे वो अलग बात है, लेकिन ये कानून जो है वो नॉन बेलेबल है, इसमें ज़मानत तुरंत नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल कब जाएंगे। तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, 11 साल से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक गवाहों की गवाही दर्ज नहीं हुई है। मामला इतना ढीला क्यों चल रहा है? हम सबका ये आरोप था कि सरकार जानबूझकर ढिलाई कर रही है, इस मामले को तेज नहीं करना चाहती, इस मामले में जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि ये जो नई एफआईआर हुई है, जो तेज़ी आई है, वो एक आशंका के चलते डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पलट सकते हैं, ये आशंका है। उन्हीं की शिकायत पर केस चल रहा था, अगर वो अपनी शिकायत विड्रॉ कर ले तो केस ख़त्म हो जाएगा, फिर बड़ा कानूनी पेच में मामला फंसेगा और सुब्रमण्यम स्वामी पर भरोसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो कब किसके दुश्मन हो जाएंगे, कब किसके दोस्त हो जाएंगे, किसी को पता नहीं है। वो केवल एक ही आदमी से ठीक हुए थे, वो चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने उनको उनकी औकात दिखाई थी। तो आपको याद होगा 1999 जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, तो यही सुब्रमण्यम स्वामी थे जो जयललिता से मिले, जयललिता से सोनिया गांधी की बात कराई और वो फेमस टी पार्टी ऑर्गेनाइज कराई गई सोनिया गांधी के घर पर, यानी सरकारी आवास पर 10 जनपद पर। और वहीं उसी के बाद फैसला हुआ कि जयललिता सरकार से, यानी अटल जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगी। और समर्थन वापस लेने के बाद उस समय के राष्ट्रपति ने, जो कि कायदे से उनको करना नहीं चाहिए था, अगर समर्थन वापस ले लिया तो विपक्ष को चाहिए था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करे, लेकिन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा कि आप फिर से कॉन्फिडेंस वोट लीजिए। ये अपने आप में अभूतपूर्व कदम था। आमतौर पर होता यह है कि चुनाव के बाद अगर हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली हो तो राष्ट्रपति या गवर्नर कहते हैं, जब आप समर्थन का पत्र देते हैं कि ये पार्टियां इतने विधायक समर्थन दे रहे हैं, तो कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस वोट लीजिए, यानी सदन आप में, आपकी सरकार में, आपके मंत्रिमंडल में विश्वास व्यक्त करे। वो सरकार चल रही थी, कॉन्फिडेंस वोट ले चुकी थी, इसके बावजूद एक पार्टी ने समर्थन विड्रॉ किया, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस आसानी से विपक्ष ला सकता था, लेकिन विपक्ष की मदद के लिए ये काम किया उस समय के राष्ट्रपति ने, के.आर. नारायणन ने, जो गांधी परिवार के वफादार थे और गांधी परिवार के ताबेदार थे। तो जैसा गांधी परिवार चाहता था, सोनिया गांधी चाहती थी, वैसा हुआ और एक वोट से अटल जी की सरकार 1999 में गिर गई। उसके बाद सोनिया गांधी का उस समय का अगर आपने वीडियो देखा हो, जब राष्ट्रपति भवन गई वो दूसरी पार्टियों का समर्थन का पत्र लेकर सरकार बनाने का दावा करने के लिए, लेकिन उनका दुर्भाग्य और भारत का सौभाग्य, प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, क्योंकि 1999 में जिन पार्टियों के समर्थन का पत्र लेकर गई थी उनमें एक पार्टी समाजवादी पार्टी भी थी। उस बीच मुलायम सिंह यादव और लाल कृष्ण आडवाणी की बातचीत हुई। लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको मना किया कि आप समर्थन मत दीजिए। मुलायम सिंह ने शर्त रखी कि एक ही शर्त पर जो है हम समर्थन नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर आप उसके बाद फिर से सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और अब मध्यावधि चुनाव कराएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी मान गए। मध्यावधि चुनाव हुआ, फिर क्या हुआ आपको मालूम है। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी की जो आकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, पहली बार उस आकांक्षा को ध्वस्त किया मुलायम सिंह यादव ने। दूसरी बार 2004 में भी वो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। उनको पत्र मिल गया था, सरकार बनाने का निमंत्रण मिल गया था राष्ट्रपति से। तब यही सुब्रमण्यम स्वामी कुछ संवैधानिक एक्सपर्ट्स के साथ मिले थे। उस समय राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, और उनको उन्होंने इटली का संविधान दिखाया और कहा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। इटली के संविधान में बड़ा स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अगर इटली का नागरिक बन जाए तो भी वो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी संवैधानिक पद पर नहीं आ सकता। ये व्यवस्था इटली के नागरिक पर किसी भी देश में लागू होती है। तो सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती और नहीं बनी। जो चिट्ठी दी थी डॉक्टर कलाम ने वो विड्रॉ कर ली।
तब से सोनिया गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी की जो लड़ाई है वो दुश्मनी में बदल चुकी है। उसके बाद ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ये नेशनल हेराल्ड का केस किया, जिसकी वजह से पहली बार जीवन में सोनिया गांधी को अदालत में पेश होना पड़ा। ईडी की पूछताछ के लिए समन गया तो पेश होना पड़ा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के दोस्त और दुश्मन, मैंने कहा, बदलते रहते हैं। वही जयललिता जिनके साथ मिलकर अटल जी की सरकार गिराई थी, उसके बाद उन्हीं जयललिता के खिलाफ हो गए सुब्रमण्यम स्वामी, और उनके खिलाफ डीए का केस किया था, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। तो सुब्रमण्यम स्वामी को लगा कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनके साथियों को जेल भिजवा सकते हैं। बहुत सक्रिय थे। इस बीच में सरकार बन गई। ये मामला मुझे अगर ठीक याद है तो 2012 का है, जब यूपीए की सरकार थी, जब उन्होंने ये केस फाइल किया था। इस बीच में 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ी उम्मीद थी। पहले उनको उम्मीद थी कि उनको नई दिल्ली से या साउथ दिल्ली से टिकट मिलेगा लोकसभा का। वो नहीं मिला। लेकिन उनको राज्यसभा में संघ के दबाव में, उस समय वो संघ के बहुत करीब आ चुके थे। एक समय संघ को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके थे स्वामी, लेकिन फिर संघ से दोस्ती हो गई और संघ की रिकमेंडेशन पर उनको राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। जो नॉमिनेटेड कैटेगरी में सदस्य बनते हैं, उसमें सरकार ने नॉमिनेट कर दिया राष्ट्रपति के जरिए। उसके बाद उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी उनको वित्त मंत्री बना देंगे। वो अपने को इस देश का सबसे, दुनिया का नहीं तो इस देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मानते हैं। बाकी सबको नासमझ, बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन वो 1990 में भी चाहते थे, जब चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री बने, कि वित्त मंत्री बना दिया जाए। चंद्रशेखर जी ने नहीं बनाया। राजीव गांधी की सरकार जब 84 में बनी थी, तब भी चाहते थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी 1991 में, तब भी चाहते थे कि उनको वित्त मंत्री बना दिया जाए। नहीं बनाया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया। तब से उनकी खटपट होना शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और धीरे धीरे अब वो पूरी तरह से उनके विरोधी खेमे में चले गए। इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वामी से बड़ा आलोचक कोई नहीं है। जितनी घटिया बातें बोल सकते हैं बोलते। जब वो किसी के खिलाफ होते हैं तो फिर वो कोई सीमा नहीं रखते, घटियापन के निचले से निचले स्तर पर जाने को तैयार रहते हैं। तो आजकल वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। तो भाजपा को ये आशंका है, ये बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं, खबर भी थी, कि वो फिर सोनिया गांधी से हाथ मिला सकते हैं। और हाथ मिलाने का मतलब ये है कि नेशनल हेराल्ड का केस वापस ले सकते हैं, क्योंकि ये केस उन्हीं की शिकायत पर चल रहा था। तो इसलिए ज़रूरी था कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग अगर एफआईआर दर्ज कर दे, तो सुब्रमण्यम स्वामी अगर अपनी शिकायत वापस भी ले लेते हैं, तब भी ये केस चलता रहेगा। तो स्वामी के शिकंजे से ये केस निकल गया है। अब इस केस का भविष्य जो है वो स्वामी तय नहीं कर सकते हैं। इस केस के मामले में भाजपा ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। उनकी शिकायत बनी रहे न बनी रहे, उससे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी की जांच काफ़ी हद तक हो चुकी है, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। चार्जशीट जांच के बाद ही फाइल होती है। और ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें नए मामले आए हैं। नए मामले क्या आए हैं कि इसमें फर्जी किराया दिखाया गया है, फर्जी विज्ञापन से आय दिखाई गई है, और फर्जी दान दिखाया गया है। तो ये मामला जैसे ही कोर्ट में चलना शुरू होगा, तो सोनिया और राहुल की मुश्किलें आज तक जितनी थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ेंगी, और उनके जेल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये निर्भर करता है अदालत पर और सरकार पर कि इस मामले को कितनी तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये आप मान कर चलिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी, उनका जेल जाना तय है। इसीलिए कांग्रेस की इतनी बौखलाहट है। राहुल गांधी ये जो रोज़ सुबह शाम प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उसका कारण केवल चुनाव में हार नहीं है। चुनाव में हार से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ठीक उसी तरह से है जैसे पाकिस्तान की फ़ौज को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने आतंकवादी मारे गए। जब तक उनका देश पर कब्जा है,
उसी तरह से जब तक कांग्रेस पर गांधी परिवार का कब्जा है, गांधी परिवार को फर्क नहीं पड़ता कितने चुनाव जीते कितने हार गए। जीत जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार जाए तो सदमा नहीं मनाते, उसका दुख नहीं मनाते, मातम नहीं मनाते। तो इसलिए उनकी परेशानी, उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो नेशनल हेराल्ड के केस के कारण है। ये जैसे लालू प्रसाद यादव का नौकरी के बदले ज़मीन वाला मामला है, जिसको ओपन एंड शट केस कहा जाता है, उसी तरह का मामला है। तो ये दोनों परिवार के लोग जल्दी ही जेल जाने वाले हैं, और जल्दी ही जब मैं कह रहा हूं तो कुछ महीने की बात कर रहा हूं, उससे ज़्यादा की नहीं। इनको जेल से या तो अदालत बचा सकती है, या सरकार अगर आंख बंद कर ले तो सरकार भी बचा सकती है। अब देखना यह है कि कोई बचाने के लिए सामने आता है कि नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।